inputs and single output। देखिए जरा, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसमें जितना इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए, आपको जो y होगा वो x1 और x2 का फंक्शन होगा। यहाँ पे जो xi है, आप मान के दीज आर दी इनपुट्स। ठीक है, ये हमारा आउटपुट फंक्शन होगा। y जो होगा हमारा, दैट इज आउटपुट फंक्शन होगा। अब इसको थोड़ा सा और फॉर्मल वे में कर लीजिए। इनपुट्स में आप दो इनपुट मान लीजिए, एक कैपिटल मान लीजिए जिसे हम के नाम से डिनोट कर रहे हैं, एक लेबर मान लीजिए जिसे हम एल के नाम से डिनोट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने नोट्स आपसे शेयर करे, अगर मेरे पर टीवी होता, मतलब जो मेरा दूसरा इंस्टीट्यूट है, तो आई एम ट्राइंग कि अपनी क्लासेस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जिससे कि हम टीवी अफोर्ड कर सके। टीवी काफी कॉस्टली आता है, मतलब मैं खुद ही सर को कन्विंस कर रहा हूँ कि सर टीवी अरेंज कर लेते हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए का टीवी आता है, तो वो टीवी पे अगर हम और पढ़ाएंगे तो वो और मजा आएगा। तो उसमें क्या होगा, जो हमारी नोट्स वाली क्लासेस भी है ना, जो सिर्फ नोट से पढ़ाई होगी, उसमें भी हमारी एफिशिएंसी अपना पा जाएगी। बट हल्के हल्के सब चीजें होती हैं, ठीक है, हल्के हल्के चीजें होती है। तो अभी पहले हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। तो मैं इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और आउटपुट को हम लोग यहाँ पे कैपिटल वाई के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ के कॉमा एल। दिस इज माई प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे दो तरह के इनपुट्स हैं, यहाँ पर दो तरह के इनपुट्स हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका एमपी निकालते हो, क्योंकि दिस इज बेसिकली टोटल प्रोडक्शन, अगर आप यहाँ पे एमपी निकालते हो तो वो एमपी के भी निकल सकता है, दैट इज पार्शियली। पहली बात, यहाँ पे पार्शियल यूज होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट योर फंक्शन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, that is function of capital and labor with respect to k. So this is mpk, and se mpl del y with respect to del l partially। ठीक है, और यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी, तो सो दिस इज नोन एज mpl, राइट। इनका कंसेप्ट वही है। डायग्राम में अगर बनाओगे तो ध्यान रखना, इन दोनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा, अलग अलग इनपुट पे। ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद अगर आप इसकी बात करोगे तो ध्यान रखना, दिस इज नोन एज द प्रोडक्शन फंक्शन। और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इसका जो डायग्राम होता है, जैसे हमारा यूटिलिटी फंक्शन का डायग्राम इंडिफरेंस कर्व हुआ करता था। यूटिलिटी फंक्शन का जो कर्व, ध्यान रखना, यूटिलिटी फंक्शन का जो लेवल कर्व था वो इंडिफरेंस कर्व था। ऐसी प्रोडक्शन फंक्शन का जो लेवल कर्व होगा, ध्यान रखना, लेवल कर्व ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज आइसोक्वांट। Isoquant is what? It is the locus combination of two input. It is the, मतलब मैं isoquant की बात कर रहा हूं, it is the locus combination of two inputs which gives same level of output, which gives same level of output, which gives same level of output। इसे हम आइसोक्वांट कहते हैं। अगर आप आइसोक्वांट को डायग्रामेटिकली बनाओगे भी, तो दिस इज लेबर, दिस इज कैपिटल, और ये आपको कुछ इस प्रकार हो गया। ठीक है, दिस इज लेबर, दिस इज कैपिटल, और ये कुछ इस प्रकार हो गया। ठीक है जी, समझ में आई मेरी बात? ये इस तरीके से डायग्रामेटिकली बात होगी यहाँ पर, और लेबर कैपिटल है हमारा यहाँ पर। और अब ये जो ऐसा शेप बनाया, अब जरा सुनिएगा। पहली बात, ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बोला जाएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बोला जाएगा। दूसरी बात, स्ट्रिक्टली कॉजाई कॉनकेव बोला जाएगा। ठीक है, क्या क्या नाम दिए दिए जाएगा? स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली
कोजाइक कॉनकेव। ठीक है, क्या क्या नाम दिए? स्टिकली कॉन्वेक्स, स्टिकली मोनोटोनिक और स्टिकली कोजाइक कॉनकेव, ये सारे नाम इसके लिए दिए जाएंगे। तो दिस इज द आइसोक्वांट। हाँ, मैंने जानबूझ के स्टैंडर्ड आइसोक्वांट बनाया है। हमारे पास 3 प्रकार के आइसोक्वांट बनते हैं, एक स्टिकली कॉन्वेक्स और एक बनता है एल शेप, जो कि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं होता, बट वो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन वो हमारा थोड़ा वायलेशन करता है मोनोटोनिसिटी वाली चीजों का। देखो, मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एज यू इंक्रीज एक्स, अगर आप या एज यू इंक्रीज लेबर, तो आपका आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एज यू इंक्रीज कैपिटल, आपका आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन एक हमारे पास में प्रेफरेंस आता है, प्रोडक्शन फंक्शन आता है लियोन्टिफ, जिसे हम कहते हैं एल शेप डायग्राम। एल शेप, उसमें क्या होता है? अगर आप मान लीजिए अगर आप एक इनपुट को यूज कर रहे हो, क्योंकि इनपुट टुगेदर है, तो आपकी प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे, वहां पे हमारा वायलेशन होता है मोनोटोनिसिटी का। बताऊंगा अभी, वेट एंड वॉच। पहले भी इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है? पहले भी इसको नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से। एक मिनट बेटा। हो गया नोट ये? चलिए, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में और समझाऊंगा, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। जैसे एक प्रोडक्शन फंक्शन मान लीजिए ये हो गया, इसको हम जैसे मैं आप थोड़ा सा समझा देता हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन किस किस प्रकार के होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, दैट इज सबसे पहला रख लेते हैं हम लोग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या होता है? हमारा आउटपुट होता है, फंक्शन होता है कैपिटल लेबर का, दैट इज कैपिटल की पावर अल्फा, लेबर की पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इसमें जो आइसोकॉन बनता है वो हमारा स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बनता है, ध्यान रखना। इज बेसिकली स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, मतलब फिलहाल इसकी बात करते हैं। सेकंड होता है हमारा लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन। लिखा, अच्छा, भारतीय जी कोदाइक कॉनकेव आपने बोला, देखो मैं आपको बता देता हूँ। कोदाइक कॉनकेव एक्चुअली मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, शायद आप खुद बात से समझो कि हाँ कुछ ना कुछ तो होता होगा। देखो एक बात बताओ, मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ x1 कॉमा x2, मानते हो? कितने वेरिएबल? अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल x1 है, एक वेरिएबल x2 है, बस? नहीं, यहाँ पे एक और वेरिएबल है y। यहाँ पे 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है यहाँ पे बेटा? 3। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इस प्रोडक्शन फंक्शन में 3 वेरिएबल है, एक है लेबर, एक है कैपिटल और एक है आउटपुट। लेकिन इसको डायग्राम में मैंने कितना बनाया? 2D के डायग्राम में बनाया मैंने, 2 डायमेंशनल बनाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। तो उस गलती को ही सोल्यूशन में बता रहा हूं कि जो कोसाइक कॉनकेव होता है, एक्चुअली इस प्रोडक्शन फंक्शन का जो डायग्राम होता है वो कोसाइक कॉनकेव होता है। कोसाइक कॉनकेव एक तरह का 3D डायग्राम होता है। कोसाइक कॉनकेव जो होता है वो 3D डायग्राम होता है, वो एक तरह का बेल शेप डायग्राम होता है, जो कि आपको सिलेबस में नहीं है। या आपका या तो एडवांस मैथमेटिक्स में आएगा, या फिर आपका जब मास्टर्स में आप जाओगे वहां पर आएगा, राइट? तो ये आपको बेल शेप डायग्राम होता है। उसी बेल शेप डायग्राम में से हमने उसका एक लेवल उठा लिया, जिसे हमने लेवल कर बोला, जो 2D डायग्राम बना। मान लीजिए बेल शेप होता, तो बेल शेप में से एक मैंने उठा लिया। तो ध्यान रखना, ये जो लेवल कर्व उठाया है मैंने प्रोडक्शन फंक्शन के कर्व पे से उठाया, और जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो कर्व होता है उससे मैं कोसाइक कॉनकेव बोलता हूँ। तो कोसाइक कॉनकेव का कोई मैं पार्ट उठाऊंगा जो कि लेवल कर्व होगा, वो भी कोसाइक कॉनकेव होगा। समझ में आई मेरी बात आपको? जो पार्ट में उठाऊंगा कोसाइक कॉनकेव का, वो भी वही होगा।
ठीक है, वो भी वही जाना जाएगा, वो भी वही माना जाएगा। समझ में आई मेरी बात आपको ये? तो कॉवेड कॉनकेव हमारा एडवांस का पार्ट है, वो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व को बोला जाता है और बेल शेप होता है। क्लियर? तो कहाँ सीखोगे आप डिटेल में? या तो एडवांस मैथमेटिक्स में, सुधीर सर सिखाएंगे आपको, ये मैथ्स का पार्ट है, अगर जैसे वहां सीख लिया, ठीक है। और दूसरी चीज आप सीखोगे जनरली जब हम मास्टर में जाओगे डीएससी वगैरह में मेरे साथ में अगर, तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कोदा कॉनकेव क्या होता है, एडवांस का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट, डिटेल में नहीं है बस, ठीक है। दूसरा होता है लियोन्टिव। लियोन्टिव होता है प्रोडक्शन फंक्शन होता है वाई ऑफ के कॉमा एल इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ के कॉमा एल, ठीक है। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करता हूँ आपसे, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करता हूँ, आपको इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। तो इसके अगर मैंने डायग्राम की बात की तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये लेबर, ये कैपिटल और ये एल शेप, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ से लाइन बना दूं तो दिस इज नोन एज एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन पाथ और इसका एल शेप होगा। तो एक बार समझना यहाँ पे, ये स्टिकली नहीं है बट ये कॉन्वेक्स होगा बस, लेकिन ये मोनोटोनिसिटी की वाली अजम्पशन को वायलेट करेगा। आप बोलो सर कैसे? देखो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है अगर लेबर बढ़ा तो आउटपुट बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? अब सुनिएगा, हमारा एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर था, हमने बोला कि हमने लेबर बढ़ा दी, लेबर 1 से लेबर 2 पर आ गए, यहाँ पर आ गए, लेकिन हमारा आउटपुट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमने कैपिटल तो उतनी रखी हुई है। मान लीजिए मैं लेबर कैपिटल टुगेदर, क्योंकि ये कैसा प्रेफरेंस होता है जो ऑलवेज टुगेदर होता है, मतलब यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं ना गाइस, वो हमेशा साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ऑलवेज टुगेदर होता है, ठीक है। ऑलवेज कैसे होते हैं वो? टुगेदर। मैंने आपको बहुत से एग्जांपल दिए हैं, आप मान के चल सकते हैं, जैसे 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 हमने एक मशीन ली है और मशीन को चलाने के लिए एक वर्कर जरूर चाहिए, और एक ही वर्कर चाहिए, एक मशीन को एक ही वर्कर चाहिए। अगर मैं सेम टाइमिंग के लिए वर्कर को ज्यादा लेकर आता हूँ सेम टाइमिंग के लिए, तो मशीन का कुछ इंपैक्ट थोड़ी पड़ेगा, या कुछ पड़ेगा? इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मशीन वही अपने अपने टाइमिंग पे काम कर रही है। मतलब मैं 9 to 5 में या 10 to 6 में एक वर्कर की जगह 2 वर्कर ले आया और एक ही मशीन है, मशीन एक ही है, तो क्या कुछ आउटपुट में फर्क आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्क कब आएगा? जब मैं दोनों वर्कर को अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग मशीन है, तो मतलब मान लो मॉर्निंग एक डे शिफ्ट में एक वर्कर को दूं, नाइट शिफ्ट में दूसरे वर्कर को दूं, तो उसमें क्या बोलेंगे कि हम कैपिटल यूज बढ़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल यूज उतना ही है, लेबर बढ़ाई जा रही है, तो वापसी यहाँ पर आ जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा लेबर लाने का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हो। जबकि यहाँ पे फर्क पड़ेगा, मान लो आप यहाँ पर हो और आपका एक आइसोपॉइंट यहाँ पर आ गया, तो डेफिनेटली अगर आप कैपिटल बढ़ा रहे हो आपका लेबर भी बढ़ेगा और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मोनोटोनिसिटी का वायलेशन होगा। समझ में आई मेरी बात आपको अच्छे से? थर्ड जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपसे, दैट इज लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। अब लीनियर में क्या फर्क होता है? देखिए लीनियर का मतलब होता है आउटपुट विच इज फंक्शन ऑफ के एल, ये हो गया के प्लस का एल। इनके जो डायग्राम बनते हैं हमेशा ये बनते हैं स्ट्रेट लाइन, ये कैपिटल है और ये लेबर है। कैसे बनते हैं इनके? हमेशा स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुई? ये मैंने आपको अभी फिलहाल प्रोडक्शन फंक्शन समझाए, यहाँ पे इनके प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक जनरली आप अपने माइंड में रखिएगा चीजों को,
अब एक डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूं MRTS को लेकर, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, जल्दी इसको नोट करिए। या लगा आपने नोट कर लिया होगा, है ना? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है जिसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वही लिख लेते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मतलब MRTS। देखिए MRTS की अगर आप बात करें तो MRTS का फॉर्मूला होता है MPL अपॉन में MPK, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल। अगर आप इसको लिखना चाहें आप इसको डेल वाई बाय डेल एल अपॉन में डेल वाई बाय डेल के भी लिख सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर, अगर आप समझ पाए, देखिए लेबर की वजह से जो आउटपुट में चेंज आया, कैपिटल की वजह से जो आउटपुट में चेंज आया, यदि वो दोनों बराबर हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए हमने अपनी फर्म के अंदर लेबर लेकर आए, तो लेबर के लाने की वजह से हमारे आउटपुट में चेंज आया, वाई में चेंज आया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कैपिटल लेकर आए, कैपिटल लाने की वजह से हमारे आउटपुट में फिर चेंज आया। तो अगर लेबर लाने की वजह से जो आउटपुट में चेंज आया था, कैपिटल लाने की वजह से जो आउटपुट में चेंज आया था, यदि वो चेंजेस दोनों बराबर हैं तो मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ। ये तभी सिचुएशन हो सकती है। तो आप अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, दैट इज डेल के अपॉन में डेल एल विच इज रिटन एज डेल के बाय डेल एल। तो कभी कभी हम लोग MRTS को लिखने के लिए MPL अपॉन में MPK लिखते हैं, तो उसे हम लोग कभी कभी डेल के बाय डेल एल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अधिकतर लोग बेचारे कंफ्यूज ये रहते हैं कि सर अगर यहाँ पे MPL है तो यहाँ पे डेल के क्यों है? तो यहाँ पे जो डेल के है वो इस प्रकार आया है, ठीक है, वो इस तरीके से आया है, इस वजह से ये फॉर्मूला ये बना है। बहुत मैं अभी की नहीं, कम से कम 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मतलब मेरा सबसे पहला बैच तो जनवरी में शुरू हुआ था। अगर बात करूं सबसे मतलब मेरी लाइफ का पहला बैच MA इको का, और उसमें भी मैंने ISI के पास टेस्ट करवाया था, मतलब मुझे किसी ने हायर करा था, क्योंकि मैं तो IIT पढ़ाता था, IIT की मैथमेटिक्स पढ़ाता था, और मैं DSC से मतलब मास्टर कर रहा था। ठीक है, मुझे हायर किया था, मतलब पहला बैच तो ऐसा हो गया। दूसरे बैच में मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ाई, तीसरे बैच में क्योंकि तब तक मेरी मास्टर्स पूरी हो गई थी DSC से, फिर मैंने जब ये पढ़ाया तो मैं 7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो मुझे इतना समय लगा था कि समझाने में कि ये चीज इसके बराबर है। फिर मैंने हल्के हल्के सीखा, तो मैंने अब ऐसे बताना शुरू करा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों MPL बाय MPK डेल के बाय डेल एल के बराबर होगा। इस प्रकार डेल वाई बाय डेल एल, डेल वाई बाय डेल वाई दोनों जगह से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लेबर की वजह से जो आउटपुट में चेंज आया, कैपिटल की वजह से जो आउटपुट में चेंज आया, दोनों को दोनों चेंज क्या है? बराबर है। दोनों को दोनों चेंज क्या बेटा? बराबर है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? चलो, एक तो ये हो गया। अब एक बार बताओ मुझे, जनरली MRTS होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एक वर्ड यहाँ पे हमने जोड़ा है सब में, पहले तो इसको रफ कर देता हूँ, ये एरिया को। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आप चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब रिप्लेस कर रहे हो, नॉट 100%, बट आप रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, जनरली सबके सब लोग, एक छोटी सी बात मुझे समझाना। इफ यू बेसिकली हायर मोर लेबर, देन टेक्निकली आपको कैपिटल कम हायर करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड कॉस्ट। और आई थिंक ये भी हो सकता है कि आपको शायद जरूरत ना हो इतनी कैपिटल की। अगर आप ज्यादा लेबर ले रहे हो, थोड़ी सी कैपिटल कम लोगे, यानी 100% देयर इज अ ट्रेड ऑफ। व्हेन टॉक अबाउट MRTS,
and there is a trade-off between both inputs. दोनों के दोनों इनपुट्स में ट्रेड ऑफ होगा. क्या होगा गाइस? देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन बोथ इनपुट्स. देखिए कैसे, अगर आप डेल के को, अगर आपका डेल के पॉजिटिव है तो बताएगा कि आपका डेल एल नेगेटिव है. ध्यान रखना, मैं डेल के डेल एल की टेक्निकली बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनका पॉजिटिव इनका नेगेटिव, यानी ये बात तो कंफर्म होगी. तो जो MRTS होगा, अगर वो डेल के बाय डेल एल का फॉर्मूला है तो उसके आगे बाहर माइनस का साइन होगा. यदि आप इसको डी के बाय डी एल भी कह सकते हो तो उसके बाहर माइनस का साइन होगा ही होगा, पक्की बात है. ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? ये माइनस साइन शो कर रहा है ट्रेड ऑफ. दिस माइनस साइन शोज दी ट्रेड ऑफ. ठीक है, ये माइनस साइन ट्रेड ऑफ शो कर रहा है. समझ में आई मेरी बात आपको? ये पहले बता दो. अच्छा, अब आगे समझिएगा. मान लीजिए MRTS के फॉर्मूले का में टर्म आता है यहाँ पे ये MPL अपॉन में MPK, और मैंने बताया कि यहाँ बाहर माइनस साइन होता है और माइनस साइन होता है ट्रेड ऑफ. अब मुझे बताओ, यदि बाहर माइनस साइन है तो ऐसा क्या कैलकुलेशन में आए, मतलब MPL और MPK की वैल्यूज होंगे कुछ, वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है. तो मुझे बताओ कि दोनों को दोनों की साइन क्या होना चाहिए कि माइनस साइन रहेगी? या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर MPL पॉजिटिव है या MPK पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि बोथ द इनपुट्स आर गुड फॉर द प्रोडक्शन. बोथ इनपुट्स आर गुड फॉर द प्रोडक्शन. बोथ इनपुट्स आर गुड फॉर द प्रोडक्शन. दोनों को दोनों इनपुट्स क्या है प्रोडक्शन के लिए? अच्छे हैं. कैसे दोनों को दोनों इनपुट प्रोडक्शन के लिए अच्छे हैं? क्यों अच्छे हैं? यदि आप अपनी लेबर को बढ़ाओगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब बढ़ेगा. और यदि आप अपनी कैपिटल को बढ़ाओगे तो कैपिटल की बढ़ने की वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी अच्छी बात है. और आप समझिएगा, इस बात को सबसे पहले किस इकोनॉमिक्स ने बताया है कि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो इनपुट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब बुरे भी होते हैं कभी कभी, बट उन्होंने बोला यदि वो अच्छे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. इस बात को बताने वाले इकोनॉमिक्स हैं थॉमस माल्थस. In 18th century, he was basically a pure classical economist जो बिफोर ग्रेट डिप्रेशन आए थे, आई थिंक इन 19 समथिंग में. ठीक है, 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी में इन्होंने थ्योरी दी थी. ठीक है, और अराउंड अराउंड काफी फेमस है. तो ये हम इन्हें प्योर क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं. इन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया, जो मैं आपको समझा देता हूँ. इन्होंने भी बताया कि जैसे कि आपने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल और लेबर, ये बोला, मतलब कैपिटल में रख लो. और अगर आपने MPL निकाला तो MPL का मतलब क्या था? यू डिफरेंशिएट और आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो ये हो गया FL. सिमिलरली अगर आपने FK निकाला, यू डिफरेंशिएट योर आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ये हो गया FK. ये सिंबल बताए इन्होंने. इनके हिसाब से ये भी लेबर कैपिटल का फंक्शन होगा, ये भी लेबर कैपिटल का फंक्शन होगा. मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलने में हम बोलेंगे लेबर कैपिटल, लेकिन लिखने में कैपिटल पहले आएगा, लेबर बाद में आएगा. ये फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से. अधिकतर जगह आप फंक्शन में कैपिटल का एलिमेंट पहले देखते हो, लेबर का एलिमेंट बाद में देखते हो. लेकिन डायग्राम बनाते हुए लेबर का एलिमेंट हमारे एक्स एक्सिस पे आएगा और कैपिटल का एलिमेंट हमारा वाई एक्सिस पर आएगा. तो इससे कंफ्यूज मत होना पेपर में. ये चीज हो गई. वो कहते हैं कि ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो दिस सेज दैट बोथ द इनपुट्स आर गुड फॉर द प्रोडक्शन. लेकिन क्या उनका अच्छा होना ही काफी है? नहीं, उनका अच्छा होना काफी नहीं है, उनका अच्छा रहना काफी है. क्यों? अब समझिएगा. मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ. मैं एक बात कहता हूँ अपने स्टूडेंट को हमेशा, मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, बच्चे कहते हैं सर डेमो, मैंने डेमो दिया, अच्छा लगा. मैं बड़ा हमें हंस के बात कहता हूँ, मैंने बड़ा आपने क्या डिसाइड किया? डेमो देख कर. हाँ सर, अच्छा मजा आया, आपने अच्छा पढ़ाया. मैंने बड़ा एक बात ध्यान रखना, चलो ठीक है आप ज्वाइन करो, ठीक है, लेकिन अच्छा टीचर वो नहीं है जो सिर्फ डेमो में अच्छा पढ़ाए. अच्छा टीचर होना एक अलग बात है, अच्छा टीचर रहना एक अलग बात है.
डे वन जिस एनर्जी एनर्जी के साथ पढ़ाया है, या डे वन जिस तरीके से पढ़ाया है, डे लास्ट जिस दिन मेरा लास्ट टॉपिक होगा अपनी क्लास का, उसमें भी आप मेरी वही एनर्जी देखोगे। जैसे कि आप देखो, कंज्यूमर थ्योरी पूरा हो गया, प्रोडक्शन थ्योरी चल रहा है, वही एनर्जी है ना, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। ऐसी मैक्रो होगा, ऐसे इंडियन इको होगा, या सुधीर सर की भी क्लासेस होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि थॉमस मार्सन ने बताया, क्योंकि मैं भी एक लेबर हूँ, मैं भी एक लेबर हूँ, तो थॉमस मार्सन ने बताया कि एक लेबर का अच्छा होने का अलग बात होती है, अच्छा रहने का अलग बात होती है। अब कैसे हम जज करेंगे कि कोई भी लेबर या कोई भी कैपिटल अच्छी रह सकती है? तो एक बात समझना, जब हम लोग सिंगल इनपुट केस पढ़ते थे टिल 12th तक, तो हम लोग बात करते थे सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्या बात करते थे हम लोग? सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हम उसकी बात करते थे। और वो इकोनॉमिक रीजन होता था, यानी यानी हम ये बोल के चलेंगे, देखो सुनो, सुनो ध्यान से, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शुरू शुरू में क्या होता है, जनरली जो लेबर होती है वो बहुत अच्छा काम करती है, मतलब वर्क इंक्रीज बढ़ेगा एज ए इंक्रीजिंग रेट। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर रोज 5-5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, है ना, एक दो बारी तो अच्छा लगेगा, एक आध हफ्ता पढ़ लोगे 5-5 घंटे रोज, लेकिन क्या आप रेगुलर पढ़ पाओगे? नहीं, कोई नहीं पढ़ पाएगा। मतलब कोई भी चीज इतनी तेजी से नहीं होती, मतलब ग्रोथ कभी वर्टिकल नहीं होती। वर्टिकल हुई ना तो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, ग्रोथ हमेशा फ्लैटर होती है। ठीक है, फ्लैटर। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वो बोलेंगे कि आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, समझिएगा। अगर आपने अपनी इसको डेल वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू लेबर, जो कि आपका डी एम पी एल बाय डी एल है, जो कि आपका एफ एल एल है, उन्होंने बोला वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये कैपिटल लेबर का अच्छा रहना प्रूफ करेगा। ठीक है, एफ ये डी एम पी के, इसे आप एफ के कह सकते हो, ये नेगेटिव। एक चीज और भी आती है, मान लीजिए आपने लेबर हायर करी और आपने कैपिटल हायर करी, क्या ये बात जरूरी नहीं है कि लेबर कैपिटल आपस में मतलब अच्छी है? जैसे 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 मैं आपको एग्जांपल दूं, जब कोरोना टाइम आया था, तो अधिकतर जो टेचर्स थे, बहुत सारे जो टीचर्स थे, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि कोरोना टाइमिंग आते ऑफलाइन खत्म हो गया था, तो ऑनलाइन सारा हो गया था। तो जिसको टेक्नोलॉजी पता थी कि ऑनलाइन पढ़ाते कैसा है, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपने उसी पेज पे चलते रहे। जैसे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी क्लास ऑफलाइन थी, वही ऑनलाइन हो गई, वही ऐसे खड़े होकर पढ़ाते थे, जहाँ सारे बच्चे ऑफलाइन बैठे होते थे। पहले ये होता था कि ऑफलाइन ज्यादा आते थे, ये फर्क था। वही सेम चीज ऑनलाइन भी हो गई, ऐसी खड़े होकर बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत से टीचर्स इस कैपिटल एडवांसमेंट को नहीं समझ पाए। जैसे एक कैमरा, जो जिस कैमरे को मैंने आगे रखा हुआ है, ये लैपटॉप, ये एप्लीकेशन, जैसे मैं फेमिको क्लासेस की ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, भाई ये भी तो कॉस्ट है ना। मान लीजिए हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे और अचानक से पता लग गया कि अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक एक स्पेस होना चाहिए ऑनलाइन जहाँ पे हम पढ़ा सकें, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म फिर लाना, खरीदना और मैनी कॉस्ट होती है। तो उस टाइम बहुत से टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो उनके सूटेबल नहीं थी, उनके लिए सूटेबल नहीं थी टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम जो लेबर कैपिटल मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे, तो वो हमेशा आपस में सूटेबल हो। बहुत बार होता है, बहुत। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, सुदीप सर रिकॉर्डिंग नहीं करते, अभी पूछना तो बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं कर रहा। जब मैंने पूछा था तो कहते समीर सर मुझे, अब तो सीख गए, अब वो शुरू करेंगे ऐसा कह रहे थे, लेकिन 2-1 साल पहले जब स्टार्टिंग की बात करें तो उन्होंने रिकॉर्डिंग मना करी थी। उन्होंने कहा था सर मुझसे वो नहीं होता, रिकॉर्डिंग में है ना, एक आंख को पढ़ाना, सिर्फ कैमरे को देख के पढ़ाना मुझसे नहीं होता, एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो अगर हम किसी टीचर के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, तो आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा? सच बताओ भाई, मैं जब पढ़ा ही नहीं पाऊंगा अच्छे से, तो मैं क्या डिलीवर कर पाऊंगा? जब मैं कंफर्ट ही नहीं हूं टीचिंग में, तो मैं आपको क्या डिलीवर कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा डिलीवर। वही वजह होती है यहाँ पे कि कॉपरेशन और नॉन कॉपरेशन। देखो जरा देखो, मैंने बोला कि हमारा आउटपुट फंक्शन चेंज हुआ था विद रिस्पेक्ट टू लेबर, लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्शन फंक्शन को फिर से चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, मतलब
हमने पहले लेबर में चेंज किया, फिर कैपिटल में चेंज किया। अब जरा समझिएगा, एक तो ये बात होगी, सिमिलरली मैंने प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज किया था कैपिटल में, उसको मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया कैपिटल में, सॉरी लेबर में। ये हो गया, पहले मेरा कैपिटल आई, फिर मेरे पास लेबर है। आप ऐसा मान लो कि बिजनेस में पहले कैपिटल आई, फिर लेबर आई, या फिर पहले लेबर आई और फिर कैपिटल आई। दोनों बात का मतलब यही है कि आए वो कभी भी आगे पीछे आए, कोई इशू नहीं, लेकिन काम उन्हें साथ में करना है, लेबर कैपिटल को मिलकर काम करना है। एग्री? अब मुझे बताओ इनका, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस, आप भले ही कैपिटल पहले लेकर आओ या लेबर पहले लेकर आओ, या कैपिटल बाद में लेकर आओ, लेबर बाद में लेकर आओ, एक ही बात है, एफ के एल और एफ एल के, ये दोनों की दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूं कि एफ के एल इज इक्वल टू एफ एल के, ये दोनों बातें बराबर होंगी, और इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक्स की भाषा में, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं यंग्स थ्योरम। ठीक है, मैथ भी थोड़ा थोड़ा मैं आपका लेके चल रहा हूँ साथ साथ। इसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं यंग्स थ्योरम। क्या कहते हैं बच्चे इकोनॉमिक्स की भाषा में? इसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं यंग्स थ्योरम। क्या बोलते हैं गाइस इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में? यंग्स थ्योरम, यंग्स थ्योरम। और सॉरी, मैथमेटिक्स की भाषा में, और इकोनॉमिक्स की भाषा में क्रॉस प्रोडक्टिविटी। क्लियर? अब उन्होंने बोला था कि जो एफ के एल है या एफ एल के है, ये दो ऑप्शन दे सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है। यदि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट्स आर कोऑपरेटिव। जो इनपुट्स हैं वो आपस में कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव होने का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। कोऑपरेटिव होने का मतलब क्या होता है कि एज एज इन जैसे लेबर इंक्रीजेस एंड कैपिटल इंक्रीज, तो वो आपस में मिलके इतने अच्छे प्रोडक्शन कर रहे हैं कि चीजें बढ़ रही हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे तो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से आती थी, मैं तो ऑनलाइन 2017-18 से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी। ठीक है, मतलब मैं लाइव क्लास, मतलब मैं क्लासेस लेता था लाइव, एंड रिकॉर्डिंग में तब भी नहीं करता था, यूट्यूब में तब भी नहीं था। यूट्यूब तो मैं 2020 में आया, 2019-20 में आया हूँ। वो मतलब ये था कि अपने बच्चों को पढ़ाना ऑनलाइन। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे बहुत पहले, तो बट यूट्यूब पे नहीं थे, मेरे काफी जानकार लोग भी हैं। तो हमें तो फायदा हुआ, हम एक लेबर थी, हमने टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, कैमरा, ट्राइपॉड, लाइटिंग, ये वो दुनिया भर की चीजें लगाई और चीजें पॉजिटिव हुई। इससे प्रोडक्शन बढ़ा क्योंकि इनपुट कोऑपरेटिव थे। इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर ये चीज नेगेटिव होती, तो किसी के केस में होती, तो हम कहते हैं इनपुट्स आर नॉन कोऑपरेटिव। इनपुट्स आर नॉन कोऑपरेटिव। ठीक है, इनपुट जो होंगे हमारे कोऑपरेटिव नहीं होंगे। इनपुट्स आर नॉन कोऑपरेटिव, इनपुट्स आर बेसिकली नॉन कोऑपरेटिव। समझ में आई मेरी बात आपको? ये बताओ जी, अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो ये, अब ये सारी चीज, अब मान लो इसके दो ऑप्शन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी यानी आप कह सकते हो एफ एल के या एफ के एल पॉजिटिव, और इधर मान लो एफ के एल नेगेटिव। ठीक है, लेकिन आखिर में बात आ जाती है कि हमारा एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन जो कि मैंने आइसो क्वांट के नाम से बताया था, वो स्टिकली कॉन्वेक्स बनेगा। वो कैसे प्रूफ करें? नाउ नाउ द क्वेश्चन इज, प्रूव दैट आइसो क्वांट इज स्टिकली कॉन्वेक्स। स्टिकली कॉन्वेक्स, आइसो क्वांट इज बेसिकली स्टिकली कॉन्वेक्स। पहले आप यहां तक नोट करिए, और एक क्वेश्चन है, इसको जरा आप लिखिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, आप पहले यहाँ तक जल्दी से नोट करिए। तो पानी वगैरह ले लेता हूँ, थोड़ा ठंडा है ना, इसलिए आप इसको 2 मिनट नोट करिए।
थैंक यू फॉर वेटिंग। वेट करने के लिए थैंक यू मेरा। ठीक है बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अभी। तो अभी जो ये चीज हमारी होगी ना, हाँ अब कहाँ से था, हाँ ये बात मुझे समझानी, मैंने आपको क्वेश्चन बोला बोला था लिखने के लिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यही इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से आप लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था, प्रूव दैट आइसोकॉन्स आर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, ठीक है। अब समझिएगा, लेट सपोज हमारे पास एक आइसोकॉन्ट है एफ ऑफ के कॉमा एल, ये हमारे पास आइसोकॉन्ट है जिसमें कि के कैपिटल है, एल लेबर है, और हमने देखा कि जो एफ के है वो पॉजिटिव है, एफ एल जो है वो भी पॉजिटिव है, बट एफ के जो है वो नेगेटिव है, एफ एल एल जो है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये बातें हैं, लेकिन एक सिचुएशन है कि जो एफ के एल है और एफ एल के है, ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। तो अब यहाँ पे दो चीजें, मतलब उन्होंने बोला है कि प्रूव करो, तो हम प्रूव करेंगे, और उसके अंदर हम एक चीज बात भी बताएंगे कि इनपुट का आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए। देखिए आप समझिएगा, ये बात तो कंफर्म है कि इनपुट हमारे अच्छे होने चाहिए, लेकिन इनपुट के अच्छे होने के बावजूद भी उनका कॉपरेशन और नॉन कॉपरेशन मैटर करता है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे वर्कर हो, लेकिन ये मैटर करता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, क्या आप उस कंपनी के लिए कंफर्ट हो, या वो कंपनी आपके लिए कंफर्ट जोन में है, ये मैटर करता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, दैट इज MRTS को मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एल। इसका मतलब क्या है, मैंने अच्छा MRTS का फॉर्मूला क्या था, MRTS का फॉर्मूला था ये dy बाय, सॉरी डिवाई नहीं, MRTS का फॉर्मूला था डी के बाय डी एल, अगर आपको याद हो तो ये तो था डी के बाय डी एल। इसको मैंने अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एल, डी के बाय डी एल को, तो आपके मैं बता देता हूँ, आपको ये इक्वेशन याद, मतलब आपको डिराइव नहीं करनी, आप इक्वेशन को याद कर लीजिएगा। अच्छा इसको मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये डी के बाय डी एल है ना, डी के बाद डीएल है, मैं आपको यहाँ पे एक तरीका भी समझा देता हूँ क्योंकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये MRTS को हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज MPL अपॉन में MP के। इसको मैंने आपको बताया, इसको आप डेल के बाय डेल एल लिख सकते हो, जिसे मैंने बताया आपको डी के बाय डी एल लिख सकते हो, लेकिन इसी चीज को आप एफ एल अपॉन में एफ एल लिखोगे, एफ एल अपॉन में एफ के लिखोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो एफ एल है वो एमपीएल है, एफ के जो वो एमपी के है, राइट। तो आप ये वाली स्टेटमेंट फॉलो करिएगा, क्या कि एमआरटीएस को आप एफ एल बाई एफ के रखोगे, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज डी बाई डी एल ऑफ एफ एल अगेन विच इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एंड एफ के अगेन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव करोगे, इसका क्वेश्चन रूल लगाओगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, दैट इज एफ के का क्यूब एफ के एफ एल का होल स्क्वायर माइनस का 2FK एफ के एल प्लस का FLL और FK का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ये बन के आएगी, ठीक है, ये इक्वेशन ये बनकर आएगी। समझ में आई मेरी बात आपको? पहले तो ये समझ लो कि इक्वेशन है क्या, ये बेसिकली इसकी डेरिवेशन है, जो कि आपको देखिए, मैं अगर इसको ये डिराइव करता हूं तो थोड़ा समय लगेगा और वो पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसको बस याद कर लीजिएगा। अब एक बार बताओ, दो सिचुएशन आएंगी। पहली बात, एफ के पॉजिटिव एफ एल पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, एफ के नेगेटिव एफ एल एल नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, यानी ये एंटायर टर्म नेगेटिव
ये एंटायर टर्म नेगेटिव, अच्छा ये पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं, न्यूमिनेटर का गेम है। और दूसरी बात, मुझे डी एम आर टी एस बाय डी एल को बताना है, और टेक्निकली ये डबल डेरिवेटिव है। अब जरा समझेगा चीजों को मेरे बहुत ज्यादा ध्यान से, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसके बाद माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एफ के एल या एफ एल के, इसके बारे में हम कंफ्यूज है, क्योंकि हमें गिवन है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब होगा इनपुट्स आर कोऑपरेटिव, मतलब कोऑपरेटिव विद ईच अदर, इनपुट्स जो हैं कोऑपरेट कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो इनपुट्स आर नॉन कोऑपरेटिव। ठीक है, तो अब यहां से केस नंबर 1 बनेगा कि इफ इनपुट्स आर कोऑपरेटिव विद ईच अदर, ठीक है, तो उस सेंस में क्या होगा, एफ के एल या एफ एल के पॉजिटिव। अब जरा एक बात समझिएगा, ये नेगेटिव, लेकिन ये क्या कर दिया मैंने पॉजिटिव, इसके हिसाब से, केस नंबर 1 के हिसाब से। अगर ये मैंने टर्म पॉजिटिव कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो ये तीनों चीजें प्लस बाहर साइन क्या माइनस के, यानी ये एंटायर वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, मतलब न्यूमरेटर पूरा नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव, कंफर्म नेगेटिव, तो ये एंटायर वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डी एम आर टी एस विद रिस्पेक्ट टू डी एल, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। और ध्यान रखना, अगर डी एम आर टी एस नेगेटिव आएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब सिंगल इनपुट होता है तो हमारा वाला मैथमेटिकल रूल लगता है कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन कॉन्केव होगा। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, सिंगल इनपुट में टॉप पे लिखा था ना अभी आपने कि सिंगल इनपुट में अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन कॉन्केव होगा, लेकिन जब ये मल्टीपल इनपुट है, मतलब 2 इनपुट्स हैं और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, अब ये क्या है, एमआरटीएस अपने आप में सिंगल डेरिवेटिव है, एमआरटीएस अपने आप में सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और अगर आप एमआरटीएस का एक बार और डिराइव कर रहे हो तो ये 2 डेरिवेटिव हो गया, समझ आई मेरी बात, ये 2 डेरिवेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो ध्यान रखना फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। ये बातें भूलनी नहीं है आपको। अब बोलो सर ये थोड़ी सी टफ बातें याद कैसे रखें, बस मैं ये बोल रहा हूं कि याद कैसे रखो ये मुझे नहीं पता, पर भूलनी नहीं है ये ध्यान रखना। अब आप इसको कैसे भी करके नहीं भूलने की कोशिश करो, याद रखने की कोशिश मत करो। 2 तरीके जीवन जीने के, एक तो वो तरीका जो सब जी रहे हैं, एक वो तरीका जो थोड़ा सा उलट जियो। दुनिया चीजों को याद रखती है, आप याद मत रखो, अब ये सोचो कि हम भूलें कैसे नहीं, हमें भूलना नहीं है, बस वो टेक्निक है, अपने आप याद रहेंगी चीजें, ठीक है, अपने आप चीजें याद रहेंगी। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ मुझे कैसे चीजें याद होती है, ऐसे याद रहती है कि जब भी मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे आसपास सारी चीजें होती हैं। सारी चीजें कैसे होती हैं, सराउंडिंग्स में रहती हैं, अब तो फोन में या सिस्टम में या बुक्स या कॉपीज वगैरह। तो जब भी मुझे कोई चीज पता करनी होती, जैसे अभी मुझे क्वेश्चन कराना था आपको, ऑल्सो मुझे सारी चीजें पता है लेकिन क्वेश्चन तो याद नहीं रहता ना, वो तो बोल मुझे मेथड पूरा पता है, क्वेश्चन वैल्यू नहीं पता, मैंने 1 सेकंड लगा क्वेश्चन ढूंढ लिया, मतलब 1-2 मिनट लगा तो मुझे इजीली मिल गया ना। सोच लो अगर मेरे को ये इजीली ये पता लग गया है कि मेरे को जिस टाइम जो चीज चाहिए वो कब कहाँ अवेलेबल होगी, या मेरे पास फोन में कोई नोट्स हैं, लैपटॉप में कोई सिस्टम में कुछ कंटेंट रखा हुआ है, या एक्स वाई जेड जगहों पर है, अगर एज एन स्टूडेंट कह रहा हूं मैं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो आपको अगर जिस दिन आप इतने तैयार हो जाओ कि आपको ये फील आ जाए कि जब मुझे जिस चीज की जरूरत पड़े तो मुझे अपनी कौन सी कॉपी के पेज पलटने हैं, या कोई भी कॉपी तो उसको कितने पेज पलटने हैं, आधी कॉपी के बाद है, शुरू में या आखिर में, वो कंसेप्ट उस दिन मान लो असलियत में एग्जाम देने के लिए तैयार हो। तैयारी इसे कहते हैं। जिस दिन आपको अपना सिलेबस टिप्स पे याद हो जाए ना, जिस दिन आपको अपने सिलेबस का रेफरेंस याद हो जाए ना, उस दिन मानो कि हाँ आप तैयारी के लिए लायक हो। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो छोटी छोटी माइनर माइनर बातों पे ध्यान नहीं देते और उनको लगता है फीस सबमिट कर दी हो गया सिलेक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लेम डालना बड़ा आसान है। आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई आज, वो मतलब वो शिवनाथरे में हुआ है एडमिशन उसका, यू बिलीव
वो बच्चा बहुत सीधा साधा, ठीक है, बहुत ही सीधा, और सीधा मतलब इन सेंस कि बस चुपचाप क्लास में आना, पढ़ना, चले जाना, ना कुछ डाउट पूछना, ना कुछ वो करना, कुछ भी नहीं, ठीक है। और लेकिन उसमें शायद कोई अच्छी बात थी, अच्छा शायद उसकी पढ़ाई या कुछ उसकी प्रैक्टिस ऐसी थी, उसका सिलेक्शन हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नालायक था, नालायक बिल्कुल नहीं था, पर वो एक्टिव नहीं था, वो एक्टिव नहीं था, समझो बात को। उसका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन के बाद में ना लाइफ सेट है। आप हर वो कोशिश करो आपका सिलेक्शन हो जाए, हर वो कोशिश करो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जितनी बातें मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अप्लाई करो। सिलेबस को, नोट्स को, जैसे आप अपनी कॉपी के नोट्स नोटिंग कर रहे हो, सुधी सर की मेरी, आप नोटिंग कर रहे हो, ठीक है, बट आपको ये मालूम रहे कि अगर 6 महीने बाद मैं किसी टॉपिक को ढूंढूं तो मुझे एकदम मिल जाएगा, अच्छा ये टॉपिक इस पेज पे हो सकता है, एक मिनट मिल जाएगा। उस दिन मान लो कि आपकी तैयारी शुरू हो गई है, आप लायक हो, अब आप डिजर्व करते हो उस एग्जाम को क्लियर करना। और तो वो पेपर हो सकता है आपकी इतना स्ट्रगल शायद ना मांगे, इतनी एफिशिएंसी ना मांगे, बगैर इतने स्ट्रगल के सिलेक्शन हो सकता है। बट ध्यान रखना, जब कोई चीज के हम डिजर्व नहीं करते किसी चीज को, वो हमें मिल जाती है, तो उस चीज की वैल्यू नहीं कर पाते, एंड आफ्टर सम टाइम वो हमें लात मार के निकाल देती है वो चीज। डीएससी में ऐसे ही होता है, मास्टर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है। लोगों का सिलेक्शन तो बहुतों को होता है, लेकिन पास बहुत कम लोग हो पाते हैं। पास भी चलो हो गया तो प्लेसमेंट हर किसी का नहीं लगता, और हर किसी का भी लग रहा है तो हर किसी का वो प्लेसमेंट नहीं लगता जो किसी टॉप 5 का लग रहा है। प्लेसमेंट किसी का 40 लाख लग रहा है, किसी का 10 लाख भी लग रहा है। तो जिसका 10 लाख लग रहा है, जिसका 40 लाख लग रहा है, फर्क होगा दोनों में। सिर्फ डीएससी में चले जाना काफी नहीं है, या सिर्फ हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना काफी नहीं है, सिर्फ फीस देना काफी नहीं है, सिर्फ क्लास को अटेंड करना काफी नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन जो डिसाइड करेंगे कि आप उस जगह के लायक हो या नहीं हो। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने की। तो अभी टॉपिक पे दोबारा आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बेसिकली इनपुट्स आर कोऑपरेटिव विद ईच अदर, तो ये नेगेटिव हो गए तो इसके कॉन्वेक्स हो जाएगा। केस नंबर 2 जो कि आप शायद समझ भी गए होंगे, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो आप समझे उसका थोड़ा सा उलट। दैट इज इफ द मतलब एफ एल के एफ के एल नेगेटिव हो, दैट द फंक्शंस आर नॉन कोऑपरेटिव। तो ध्यान रखना, DMRTS। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा सुनिएगा यहाँ पे। अब ये नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव ना होके नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ना होके नेगेटिव है, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म क्या बन गई अब प्लस, ये दोनों टर्म क्या है माइनस। तो समझो पहला और तीसरा टर्म माइनस है, बीच का टर्म प्लस है। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, गिवन दैट मुझे क्वेश्चन ना अवेलेबल हो कोई, हमें नहीं पता ना कि इनका मैग्नीट्यूड है क्या। तो मुझे अगर नहीं पता तो मैं कह सकता हूं इट मे बी पॉजिटिव 0, और मतलब मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो समझिएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव मतलब ये अगर ये समझा, अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन कॉनकेव है स्ट्रिक्टली, और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, ये अच्छे से बढ़िया से बिंदास से। तो यहाँ पे मैंने आपसे ये चीजें डिस्कस करी हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अब मेरा क्या क्या रह गया है तो प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर, मतलब इस पार्ट के अंदर मुझे मैक्सिमम 1 घंटे का सेशन और चाहिए, जिसमें मुझे आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझाना है, ठीक है, और एक ग्रोथ अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझाना, मतलब आपको पेपर तक की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीज इतना भी कर लेंगे तो भी काफी है। अगले क्लास के अंदर मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर मैं प्रोडक्शन का कंसेप्ट खत्म करके फिर हम अपना कॉस्टिंग शुरू कर देंगे। एक बात, दूसरी चीज, आपके जो सेमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन पे जो लेवल 1 है वहां पे कंज्यूमर थ्योरी पूरी हो गई होगी शायद आपकी भी प्रैक्टिस में, तो आप आगे बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन थ्योरी शुरू हो गई होगी, वो आप रेगुलर देखते रहिए। यही है आपके लिए कह सकते हैं होमवर्क। अगर आप इस भी होमवर्क को करते रहोगे तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजें पढ़ो, आप सिर्फ होमवर्क करते रहो वो भी काफी है, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।